दृष्टि आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाले हैं। ये एक एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। उसमें जो बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा सिलेबस है उसमें प्रॉपर 13 यूनिट हैं। उस पर हम लोग आज स्पेशली बात करने वाले हैं और इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस पे बिना देर किए हुए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जो बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडीज़ में हमें जो पढ़ना होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ना होता है। प्रबंधन या प्रशासन जो हम शब्द यूज़ करते हैं, इसका संबंध संगठन से होता है। कैसे किसी संगठन को चलाएं, है ना। हाउ टू ऑपरेशनलाइज एन ऑर्गेनाइजेशन, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। संगठन कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा, इन्हीं सब संदर्भों में बात करना है। तो इससे पहले कि हम सिलेबस की तरफ जाएं, यूजुअली आपके जो सिलेबस दिए गए हैं उसमें कुल मिलाकर के जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं, एक तो ये कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है ना। नेचर एंड सिग्निफिकेंस, है ना। नेचर और सिग्निफिकेंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। और बेसिकली हमें ये जानना होता है कि प्रबंधन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से उसका महत्व क्या है। प्रबंधन किसी संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में किया गया एक प्रयास होता है, ठीक है। तो उसका महत्व को हम इसी डायरेक्शंस में देखेंगे, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। और इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मोटे तौर पर अपने आपके जो सिलेबस है उसको बांट सकते हैं हम मोटे तौर पे 4 भाग में। एक तो इसमें कुछ जो सिद्धांत हमें पढ़ने हैं, जैसे प्रिंसिपल्स या थ्योरीज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो बहुत ही सिद्धांत पढ़ने होते हैं, लेकिन आपके पास बिल्कुल एलिमेंट्री आइडियाज ही आपको तैयार करने हैं। जैसे अमेरिका में एक थ्योरिस्ट थे टेलर, जिन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। तो बेसिकली टेलर के बारे में आपको तैयार करना है। और एक फ्रांस में एक थिंकर हैं जो काम कर रहे हैं, का नाम है हेनरी फेयोल। और 1880 से लेकर के 1920 के बीच में ये स्टडीज हुई हैं और वहाँ पर ये दोनों दिखाई देते हैं। इन दोनों ने बताया है प्रबंधन के महत्व को खास करके। तो सिग्निफिकेंस को थ्योरीज से थोड़ा सा रिलेट करके हम देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक्चुअल में जो मैनेजमेंट की प्रकृति है, नेचर है, वो संगठन के उद्देश्य प्राप्ति से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो भी हमें यहाँ पढ़नी होती हैं। वो हम एक तरीके से कहें तो पोस्टकॉर्प जैसे चीजों में देखते हैं, ठीक है। ये इसके मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हैं और उसके नेचर इससे कुछ मेल खाते हैं, ठीक है। पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन। सीओ से कंट्रोलिंग भी होता है, कोऑर्डिनेशंस भी होता है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो हमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी वन बाय वन थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ में अगर देखें तो कुल अपने सिलेबस को 4 भाग में मौलिक रूप से बांटिए। एक तो ये सबसे पहला एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन, इसके कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे 2 प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं जो 20वीं सदी के आखिरी में, 20वीं सदी के प्रारंभ में और 19वीं सदी के आखिरी में हमें मिले। 1880 से 1910 और 20 के बीच में ये अमेरिका में काम कर रहे हैं, ये फ्रांस में। और इन्होंने 4 सिद्धांत बताए हैं, इन्होंने 14 प्रिंसिपल बताए हैं जो हम लोग देखेंगे, है ना। एग्जैक्टली फिर हमें ये देखना होता है कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे इंडिया में एलपीजी पैराडाइम का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, कंड्यूसिव है या नहीं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी करता है, क्या प्रक्रियात्मक त्रुटियां पाई जाती हैं, ऐसी चीजें हमें यहाँ दिखाई देती है। और फाइनली हमें फंक्शंस पढ़ना है ना, मैनेजमेंट का फंक्शंस ही तैयार करना है। जैसे एक तो है कि प्लानिंग, ठीक है, ये पूरा यूनिट है आपका एक, पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, कैसे प्लान करेंगे, प्लानिंग के फायदे क्या होते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है ना। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजिंग, बहुत सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी मिलेंगे, थिंकर थ्योरीज हमें मिलेंगी यहाँ पे, कैसे हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने में, क्या क्या रोल होता है, इन सबको देखेंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके क्या रोल हैं। ये सब भी जैसे हेनरी फेयोल के 4 सिद्धांत जो हैं वो यहाँ ऑर्गेनाइज करने में काम आ जाएंगे। 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने दिए वो भी यहाँ पर काम आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एग्जैक्टली इसमें एस जो है वो स्टाफिंग से रिलेटेड है, कैसे हम किसी कर्मचारी को, सबऑर्डिनेट्स को रिक्रूट करते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ट्रेनिंग कैसे होगा, उनका करियर डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, है ना, ये तमाम बातें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो स्टाफिंग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन, डायरेक्शन के बिना किसी संगठन में काम नहीं होता है। डायरेक्शन यूजुअली ऊपर से नीचे आता है, टॉप डाउन तरीके से। तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। इसमें मोटिवेशन का भी जरूरत है, कम्युनिकेशन का भी जरूरत है। तो कुछ प्रिंसिपल्स भी हमें यहाँ पढ़ने होते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं थ्योरीज भी आपको मिलती चली जाएंगी, है ना। सीईओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन एज वेल एज कंट्रोलिंग। तो हमें कंट्रोलिंग पढ़ना है। आपके सिलेबस में कंट्रोलिंग की बात की गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि सुधार कैसे करें किसी ऑर्गेनाइज। ये कंट्रोल का मतलब डांटना धमकाना नहीं है, कोअर्सिव डायरेक्टिव टाइप का ये कुछ इसमें नहीं होता है। सुधार कैसे करें, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने में कैसे हम सुधार करें, ये पढ़ना होता है। और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी हैं, मैंने बताया कि यहाँ से कुछ सपोर्ट मिलेगा। जैसे कुछ सिस्टम बताया है हेनरी फेयोल ने, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सुधार करते हैं, कुछ इन्होंने भी बताया है, हम देखेंगे। फंक्शनल फॉर्मेनशिप वगैरह स्पेशलाइजेशन बढ़ा के चीज़ें भी ठीक की जा सकती हैं, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक आता है रिपोर्टिंग। हालांकि आपके सिलेबस में ये है नहीं रिपोर्टिंग, लेकिन पढ़ना जरूरी है, इससे रिलेटेड बात कर लेंगे। बी का जो सेंस है ये इसको देख ही लेंगे, रिपोर्टिंग, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर से नीचे डायरेक्शंस देते हैं तो अब उसके बदले में रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर की तरफ चलता चला जाता है। जो बी है इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर के काफी सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, जो हम देखेंगे। जैसे एक तो बिजनेस फिनेंसेस, कुछ 4-5 यूनिट है जो हमें पढ़ने हैं। बिजनेस फिनेंस एक यूनिट आपका इस पे डिवोटेड है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइपोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से हमें फिनेंशियल मार्केट्स को भी देखना है। कौन कौन से इसमें एजेंट हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, उसमें कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी मिल जाएंगी। तो फिनेंशियल मार्केट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता ना फिनेंस पे। कौटिल्य कहते हैं ना कि ऑल अंडरटेकिंग्स आर डिपेंड अपॉन फिनेंस, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अटेंशन शुड बी पेड टू द ट्रेजरी। सब काम काज जो है वित्त पर ही निर्भर है और इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द फिनेंशियल मार्केटिंग, इसमें खास करके सेबी जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी हमें तैयार करना है। रेगुलेटरी अथॉरिटी, रोल ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भी देखना जरूरी होगा। फाइनेंशियल मार्केट के बाद जनरली मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है, मार्केटिंग,
मार्केटिंग का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। जैसे पहले सेल पर ही हम ज़्यादा ध्यान देते थे, अब जो है हम लोग कस्टमर पर ध्यान देते हैं। इसमें मार्केटिंग मिक्स के लिए 4 P's के कॉन्सेप्ट्स को देखना है। 4 प्रकार के P हमें पढ़ना है कि भाई प्रोडक्ट इसमें है, प्रमोशन है, प्राइस है एंड प्लेस है ना। इसकी भी हम लोग बात करेंगे। और फिनेंस में अगर हम देखें, अगर कस्टमर का या कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम नहीं करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो कंज्यूमर जो है प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मीन्स हैं, ये भी हमें सिलेबस में दिया गया है। देखना इजी है, सब रिलेटेड है। मैं आपको बता इसीलिए रहा हूँ ये सारा, क्योंकि ये सब आप ऐसा ना माने कि अलग अलग है, एक ही टाइप का चीज है जो हमें प्रिपेयर करना है। उसके बाद जब तक कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चल ही नहीं सकती। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हमें पढ़ना है ना। एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। कोई उद्यमी कोई कंपनी लगाता है तो उसमें जोखिम कैसे ले, फंड कहाँ से करे, कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ से लाए, वर्किंग कैपिटल कितना लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ऐसी तमाम बातें हमें देखनी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि आपका जो सिलेबस है वो बिजनेस स्टडीज का, ये सिलेबस कई तरह के डायमेंशंस को लिया हुआ है। इसमें मैनेजमेंट, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह आ जाती हैं, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टच भी इसमें हो जाता है। तो हमें एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से इसको प्रिपेयर करना है। अब आज तो एक छोटा सा डिस्कशन है, इसमें सिर्फ आपको सिलेबस के ही बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे और आगे चल के डिटेल से बात करेंगे, है ना। तो जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस हमने कहा, तो मैनेजमेंट के सिंपल कॉन्सेप्ट, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए सभी प्रयास जो हैं वही प्रबंधन होता है, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है। इसमें एक डिबेट है कि ये क्या साइंस है कि कला है ना, आर्ट है कि साइंस है। कुछ थ्योरिस्ट ऐसा मानते हैं कि आर्ट है एंड मैनेजर्स आर बॉर्न, है ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं कि हम प्रबंधन को सिखा सकते हैं, इसके कुछ तरीके होते हैं, उनको अगर हम चाहें तो हम सिखा सकते हैं। इसी तरीके से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल यूजुअली होते हैं। एक तो ये नीचे वाला होता है, इसको सॉफ्ट फ्लोर हो कहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल काम होता है। टॉप लेवल पर एक तरह से एम्प्लॉयर साइड का हो जाता है, जहाँ पे मालिकाना हक रखने वाले लोग या उच्च अधिकारी, टॉप मैनेजर्स जहाँ पे पाए जाते हैं। और इसमें है ना, एक होता है मिडिल मैनेजमेंट, एक सुपरवाइजरी लेवल का है। तो तीनों की अपनी क्या रिलेशनशिप है, तीनों की भूमिकाएं क्या होती हैं, ये देखना है। जैसे ये क्या करता है, ये प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और बताएगा कि काम कैसे करना है। मॉनिटरिंग का काम यूजुअली यहाँ से होता है। सुपरविजन मतलब कोई, मतलब आगे इसको चलाते रहें या कोई तकनीक क्रियान्वित करें, अगर उसमें किसी को दिक्कत हो रही है किसी एम्प्लॉयज को, तो उसको सुधारने की भी बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है। ये जो आप देखते हैं नीचे का जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है, बिल्कुल जहाँ पे पॉलिसीज एग्जीक्यूट होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर है अपने आप में किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो इसके भी बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जैसा कि हमने कहा, मैनेजमेंट फंक्शंस यहाँ पे भी दिया हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशंस, ये सब है। प्लानिंग जो है वो क्या है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, है ना, प्राथमिकता के साथ। ऑर्गेनाइज करना मतलब वर्क एंड इनकम्बेंट, कार्य और कर्ता के बीच में तालमेल हो जाए। स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, करियर डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड है। डायरेक्शन, जैसे किसी हायरार्की में ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शंस आते हैं, इसके बदले में नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, प्रतिवेदन दिए जाते हैं। कंट्रोलिंग में रिफॉर्म करते हैं, अगर किसी के काम में कोई खराबी है तो ऊपर की अथॉरिटी जो है उसमें सुधार करने का काम करती है। ठीक है। और फिर इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, प्रयत्नों की समकालिकता, सब काम एक साथ एक समय पर होने चाहिए।
इसमें इस तरह की बातें सामान्यतः करनी है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि फेयोल और टेलर दो तरह के हमें थिंकर इसमें दिए गए हैं, लेकिन कई ऐसे टॉपिक आगे हैं जिसमें हम और ज़्यादा थिंकर्स को देखेंगे। जैसे कम्युनिकेशन में, मोटिवेशन में आपको और भी थिंकर मिलेंगे, बट यूजुअली ये दोनों मिलेंगे। आपको हमने बताया था कि ये अमेरिका में और ये फ्रांस में हेनरी फेयोल काम कर रहे हैं। टाइम जो है वो ये है 1880 से 1910 20 के बीच का, और इन दोनों ने किया है। एक्चुअल में अमेरिका में इस जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत था और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं कर पा रहे थे, जिसका स्टडी किया टेलर ने। जैसा ऐसा हुआ, ये मान लीजिए कि यूएस का अगर हम देखें, है ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो लोग पहले एंट्री किए, जैसे अमेरिगो वेस्पूसी ने इस जगह को ढूंढा, उनके नाम पर अमेरिका हो गया कोलंबस के बाद, और दक्षिणी राज्यों में ज़्यादातर लोग आकर बसे, बीच में यहाँ खेती करते थे। जब 1850 के आसपास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गई तो यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पूर्वी क्षेत्रों में इस एरिया में इंडस्ट्री लगाया। ये लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादातर जो मालिक थे दक्षिणी अमेरिकी राज्यों के थे, तो जमींदार टाइप के थे वो, है ना। उनको बहुत अवेयरनेस नहीं थी इस बात की कि वो कुछ खास ऐसा करेंगे, ठीक है। तो दिक्कत होता था, ऑर्गेनाइजेशंस में कोई प्लान ही नहीं होता था, लोग परेशान होते थे, तो प्रोडक्शन बहुत नहीं होता था। प्रोडक्शन नहीं होता था तो एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं मिल पाता था, तो पूरा का पूरा यहाँ का सिस्टम जो है बिगड़ा हुआ था, ठीक है। इसी को ठीक करने के लिए एक व्यक्ति टेलर ये अपना एक्सपीरियंस और अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कुछ काम करता है और कुछ बातें यहाँ पर बताता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे। सेम इसी टाइम पे फ्रांस में एक हेनरी फेयोल काम कर रहा है जिसने ये बात बताई है, ठीक है। ऐसा ही जैसे इन्वायरमेंट के लिए हमने बताया ना, इन्वायरमेंट में लीगल इकोनॉमिक कैसा इन्वायरमेंट है, खास करके क्वेश्चंस आपके जो पॉलिसीज हैं एलपीजी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की, यहाँ से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज अधिक से अधिक बनती है। प्लानिंग, अब फोकस्ड करके अलग से मैनेजरियल फंक्शंस जितने हैं उसके बारे में अलग से दिया हुआ है। इसका टाइपोलॉजी, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर, है ना, और सारे फीचर्स जो हैं हमें देखने, है ना। तो ऑलरेडी हमने बताया कि फंक्शंस में जैसे ऑर्गेनाइजिंग, इसमें जो खास बात है जहाँ पर काम हमें करना होगा, जैसे ये एक नया आपको मिला डेलीगेशन, ये भी मैनेजरियल फंक्शन ही है। डेलीगेशन इज व्हाट? ट्रांसफरिंग ऑफ फैक्ट्स, ट्रांसफरिंग ऑफ जॉब फ्रॉम डेलीगेटर टू डेलीगेटी। एक जो उच्च अधिकारी है जिसके पास काम अधिक होगा, वहाँ से निम्न स्तरीय कर्मचारी के पास सत्ता का स्थानांतरण करने की बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन में अल्टीमेट अथॉरिटी का ट्रांसफर होता है, डेलीगेशन में ऐसा नहीं होता है। तो इस पे खास करके विशेष ध्यान देंगे, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्या फायदा है ना इंस्टीट्यूशन में। जैसे अगर हम डेलीगेशन, विदाउट डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट, संगठन जी ही नहीं सकता है बिना प्रत्यायोजन के। लेकिन विकेंद्रीकरण से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, ये बात है। स्टाफिंग में एक तो नीड क्या है स्टाफ का, स्टाफ के बिना तो होगा नहीं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मैनेजमेंट हम कैसे करें? अगर स्टाफ कोई आता है ऑर्गेनाइजेशन में और आप ट्रेनिंग दें और कुछ टाइम के बाद चला जाए तो बहुत अच्छा नहीं होगा, इसीलिए उसको ठीक करने की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, कि स्टाफ जो है वो काम भी करे अच्छे तरीके से, ये बात है। और क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस, इसको देखेंगे। इसमें हमने कहा ना जैसे कि रिक्रूटमेंट, पहले ही आपको बताया था, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई, ठीक। ये बहुत एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन रेज होने की जगह यहाँ से नहीं दिखती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन प्रिपरेशन तो सबका करेंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन में आप देखिए मीनिंग क्या है, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे हमने कहा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
होना चाहिए या मल्टीप्लिसिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। एक से ज्यादा लोगों का, अगर आप टेलर पढ़ेंगे तो वो फंक्शनल फॉरमेनशिप की बात करता है जिसमें 8 लोग कमांड दे रहे हैं, लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन तो है लेकिन कंफ्यूजन होता है कि हम किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, तब जाके काम अच्छे से होता है। इसमें ये सब जो डाला हुआ है ना, ये मोटिवेशन, ये लीडरशिप, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। वैसे आप इसको हल्के में ना लें, यहाँ से क्वेश्चन रेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ देखिए आ गया मैस्लो के नीड हायरार्की थ्योरी, है ना, मोटिवेशन के लिए। हालांकि और भी थिंकर्स हैं बट जितना है सिलेबस में हम लोग उन्हीं को देखेंगे। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है, लीडरशिप अपने आप में है क्या। तो एक अधिकारी एक दी गई परिस्थिति में अधीनस्थों को जब प्रभावित करता है किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो उसे नेतृत्व कहते हैं। अच्छे लीडर का गुण क्या होता है, क्या क्या क्वालिटीज हैं, इसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसकी टाइपोलॉजी, बैरियर्स, वी हैव टू स्टडी सो मेनी थिंग्स, राइट। सो ये 3 एरिया इसमें ज्यादा काम का है। मैं बोलूंगा यहाँ पे काम ज्यादा करने की जरूरत है, यहाँ से क्वेश्चन आपको अधिक मिल रहे होंगे एग्जाम में। कंट्रोलिंग में बहुत दम नहीं है। एक तो प्रोसेस देख लेना है कि कैसे हायर अथॉरिटी रिफॉर्म करने का काम करती है, और कुछ उसके लिए टेक्निक्स हैं, हम लोग क्लास में बात करेंगे। इसी टेक्निक्स पर क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर, ठीक है। और जैसे बिजनेस फिनेंस में क्या है कि भाई इसका मीनिंग हमने आपको पहले ही बताया था कि ये इससे रिलेटेड कुछ है। वर्किंग कैपिटल, खास करके कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल। ये कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर कोई कंपनी किसी को लगानी है तो वो लोन ले या अपना जो पहले का जो शेयर है उसी को लगा के काम करे, कितना भाग किसका होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक प्रेमिसेस है, हम अगर 50% लोन ले लेते हैं और यहाँ पर 25% जो है हम अपना पुराना शेयर लगाते हैं और 25% एक किसी पार्टनर को रख लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ठीक है। और ये कंपनी सुपर हिट हो जाए और ये पार्टनर कुछ करे ही नहीं, तो बैठे बैठा इसको 25% देना पड़ेगा, ये बड़ा भारी पड़ेगा। टाटा से 18% आप देखिए साइरस मिस्त्री को देना पड़ता है अभी। तो ये बड़ा देखने की जरूरत है कि अगर बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो हम किसी को शेयर ना करें, प्रॉफिट होने की संभावनाएं अगर नहीं है, है ना, तो हम शेयर करें। इस तरीके से जोखिम ज्यादा है तो पार्टनरशिप की तरफ जाएं, लोन इतना ना लें कि इसका, है ना, डैमेज हो जाए। ये सारी चीजें ध्यान देनी है। वर्किंग कैपिटल में ऐसा पैसा कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी जो है, खास करके हम उस पर ही काम करते हैं। हालांकि इसमें भी थ्योरीज हैं बहुत सारी, बट एक जनरल आइडिया हमें डेवलप करना है इसमें, ठीक है। इसमें यह भी है कि जो मैक्सिमाइजेशन है वेल्थ का होना चाहिए या प्रॉफिट का होना चाहिए, ऐसी चीजें हमें पढ़नी है। तो इन सब पे काम करने वाले हैं। मार्केटिंग हमने पहले ही आपको बताया, है ना, खास करके फाइनेंशियल मार्केट की बात है। देखिएगा ये सेबी रोल, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर होंगे, ठीक है। सेबी कब बना, क्या करता है, कैसे है, ये बहुत मतलब एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे आगे, बट इन पे सवाल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। हाँ, ये प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट कौन सा है, ठीक है, ये बात है। प्राइमरी मार्केट वो है जहां पे हम बिल्कुल सामान साफ साफ बेचते हैं, खरीदते हैं। एक होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो हम जैसे कि डायरेक्ट हम किसी कंपनी से लेने नहीं गए, हम शेयर वगैरह लेते हैं, ऐसा भी है। तो उन सब पे डिटेल से क्लासेस में चर्चा कर लेंगे और इस पे बात करेंगे, है ना। मार्केटिंग में हमने बताया मार्केटिंग क्या है, तो प्रोडक्ट के बारे में बताना, और 4 P's से रिलेटेड मार्केटिंग मिक्स आपको दिया ही है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और उसमें ये प्रोडक्ट, प्रमोशंस, प्राइस, इन सब पे खास करके हमें छोटे छोटे जो सवाल हैं वो पूछेंगे हम लोग, इस पे तैयारी कर लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से काम करना होगा। कंज्यूमर राइट्स, खास करके यहाँ से क्वेश्चंस आपको अधिक से अधिक मिलेंगे, ठीक है।
और रोल ऑफ कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, एक तरीके से सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका होती है, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, उनके जो डाउट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं या उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उसको दूर करने के लिए क्या क्या हमने बना रखा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट है, उसके लिए कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, इन सब के से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और बाद में एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कैरेक्टर होता है, बहुत पेशेंस होना चाहिए, है ना। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनमें पेशेंस बहुत होता है। जो भी इलॉन मस्क या आप कोई भी स्टीव जॉब, जो भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानते हैं, है ना, उनमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। और एंटरप्रेन्योर वैल्यूज क्या होते हैं, एटीट्यूड, क्या सोचते हैं ये, इनका माइंड कैसा है, इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, इस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल एरिया है, हम बात करेंगे। सब कोई एंटरप्रेन्योर बन नहीं पाता है, तो ये जो खास करके जोखिम लेने वाली जो बात है ना, और पेशेंस, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इसका क्रक्स है, ये मूल भाव है। और ये हमें इसमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 13 यूनिट है, और ब्रीफली अगर हम देखें तो हमने आपको पहले ही दिखाया है, ये पूरे 13 यूनिट को आप ये 4 सेक्शन में बांट लें, ठीक है। एक तो नेचर, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट आप समझिए, नेचर वेचर छोड़िए, जनरल कॉन्सेप्शन। एक इसको आप कह सकते हैं सामान्य, मैनेजमेंट का जनरल कॉन्सेप्शन, सामान्य संकल्पना। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात हम करते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कभी भी बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसी में सब कुछ चला आ जाता है, ठीक है। मार्केटिंग वगैरह सभी इसमें शामिल है। तो मिलते हैं फिर क्लासेस में, वन बाय वन हम लोग करेंगे। इसके लिए आपको दृष्टि आईएएस की तरफ से जो भी बेस्ट जो टीचिंग एड है वो अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।